बाजार में कई तरह की चर्चाएं हो रही कि कब एफआईआईज की वापसी होगी, कब यहां पर यूएस ईरान में डील हो पाएगी, कब कच्चे तेल में नरमी आएगी, रुपए को कब सपोर्ट मिलेगा। इन तमाम खबरों के बीच में बाजार के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका सेंस क्या कह रहा है, यही हम आपके सामने लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। दिनशो ईरानी साहब है, हेलियस कैपिटल इंडिया के सीईओ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपका। सर, शुरुआत में एफआईआईज के साथ ही करूंगा। उनको क्या चाहिए, वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, कौन से ऐसे ट्रिगर चाहिए घरेलू बाजार में? वैल्यूएशंस का कंफर्ट, या उनको लगेगा कि यहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम बेहतर है तब आएंगे, या कुछ और चाहिए उन्हें? विश्व मोहन जी, पहले तो धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने के लिए। तो एक्चुअली जब एफआईआई की बात करें तो काफ़ी खफा है वो हमारे से, क्योंकि एक तो हमारी ग्रोथ रेट जो थी, जो बहुत बढ़िया चल रही थी, शायद दिसंबर 23 में जाके पीक आउट हुई थी ग्रोथ रेट हमारी, और उसके बाद एक फॉल चालू हो गया था ग्रोथ रेट में, और सितंबर 24 तक तो नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गई थी। मैं क्वार्टरों की बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद आपने देखा कि 3-4 क्वार्टर कहीं कोई ग्रोथ रेट नहीं थी, पर सितंबर में जाके वापस एक हाई टीन्स, मतलब 18-19 के आसपास, 15 एक्चुअली पहले सितंबर में थी ग्रोथ रेट, फिर 18 हुई जनवरी में। और ये जो मई का, सॉरी मार्च का जो महीना क्वार्टर है, वो भी एक्चुअली आपको याद होगा एक महीना पूरा इफेक्टेड था लड़ाई की वजह से। तो उसमें भी हमारी ग्रोथ रेट मिड टीन्स के आसपास है, 14-15 जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है नंबर। तो इसलिए ग्रोथ रेट तो अभी वापस आ गई है। वैल्यूएशन भी काफी हद तक नीचे आ चुके हैं। इनफैक्ट आप 10-15 साल के एवरेजेस की बात करें तो शायद वहीं पे हम घूमे जा रहे हैं। तो ये दो तो हो गए, परे हो गए, जिनकी वजह से उनको कुछ कंफर्ट मिल सकता था। लेकिन जिस हिसाब से हमारा रुपया गिरा, एक बार ये झड़प चालू हुई, उसके बाद जब रुपया हमारा विजावी डॉलर जो गिरना चालू हुआ, आई थिंक वहां पे जाके एक बहुत हद तक एक नाराजगी शायद आ गई उनके मन में कि सपोर्ट नहीं कर सकते हमारा रुपये को। तो इसलिए वहां पे बड़ा हिट हुआ। और एक जो ऑब्वियस रीजन है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक ग्रोथ है तब तक सब आप कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अवे। लेकिन जैसे ही ग्रोथ कम हो गई, तो ये जो टैक्सेस जो हम लगाते हैं फॉरेन फ्लोज पे, जो है शायद इंडिया ही अकेली एक कंट्री है जो लगाती है ये टैक्सेस फॉरेन फ्लोज पे, तो वो अगर जो हम शायद हटा देते उस समय के लिए, मतलब एक मॉनिटोरियम ले लेते कि अगले 1 साल या 1.5 साल या 2 साल हम टैक्स नहीं लगाएंगे फॉरेन फ्लोज पे, तो आई थिंक दैट एक बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं सके, क्योंकि हमें तो टैक्सेस की जरूरत है, हमें कलेक्शन की जरूरत है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सबके लिए हटा दीजिए, फॉरगेट फॉरेनर्स, शॉर्ट टर्म ही आपको कर्व करना है। तो शॉर्ट टर्म में आप चाहिए तो आपको 1 साल का 2 साल कर दीजिए, लेकिन दैट बी टेकन एज वेरी बिग पॉजिटिव। अगर जो वो होता है तो आप देखेंगे कि काफी जोरों का पैसा इंडिया की तरफ आने लगेगा, क्योंकि इंडिया में ही काफी एक वेराइटी मिलती है इन्वेस्टर को, जो आपको शायद बाहर इमर्जिंग मार्केट में ना मिले इतनी। ओके, बिल्कुल सही कहा कि जितनी वैरायटी, जितना डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे मिलता होगा, क्योंकि आप कोरिया का मार्केट देखें, ताइवान का मार्केट देखें, वहां पे चंद कंपनियों के दम पे उस तरह के रिटर्न यहाँ पे दिख रहे हैं। हालांकि सर, एक चीज और है कि इसी टैक्स स्ट्रक्चर पे भी एफआईआई की रिकॉर्ड इन्फ्लोज भी हमने देखे थे। हालांकि अभी आप जैसा कह रहे थे कि हमें जरूरत भी है, उस तरह के रेवेन्यू की भी जरूरत है जिस तरह की चिंताएं हैं। लेकिन तो आपको लग रहा है कि सिर्फ वो वही एक वजह है, कैपिटल गेन टैक्स हो या फिर टैक्स का स्ट्रक्चर हो जो एफआईआई फ्लो पे लगता है, वो एक वजह नहीं ही है? विश्व मोहन जी, मैंने वही बोला आपको कि जब तक ग्रोथ थी तब हम्म। तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब तक, क्योंकि आपको ग्रोथ दिख रही है तो आपके रिटर्न भी अच्छे हैं। रिटर्न अच्छे हैं तो आपको टैक्स देने में कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये ग्रोथ रेट टेपर डाउन हो गई और रीजन की ग्रोथ रेट अच्छी लगने लगी, तो ऑब्वियसली मार्केट रिलेटिवली शिफ्ट हो जाता है। आपने मतलब कोरिया तो आप देख ही रहे हैं कि 70-80% चल जाता है, बाजार ऊपर है और हम शायद फ्लैटिश ही हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए ये सब जो मूवमेंट होती है ना, उनको टेम्परली थमने के लिए पहली चीज तो आपको अपना करेंसी को संभालना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है, जो हुआ नहीं। कोरियन वॉन वगैरह तो काफी अप्रिशिएट हो गए यूएसडी के सामने, हम नहीं हुए। हम तो तक गिर गए यूएसडी के सामने। तो वो एक ऑब्वियसली एक टर्न ऑफ इवेंट्स है जो टेकन एज अ बैड इवेंट बाय एफआईआई। तो वो पैसा तब निकलना चालू होता है। और दूसरा जो मैंने बोला कि शायद उस समय और अभी भी अगर जो हम बोल दें कि चलो जी 1 साल के लिए हमने कैपिटल गेन्स हटा दिए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हटा दिए हैं,
तो आप देखिए कि क्या एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाता है, बिकॉज आपके रिटर्न स्ट्रेट अवे बढ़ जाते हैं, जो कि जैसे मैंने बोला, सारी अगर जो दुनिया टैक्स लगाती तो शायद ये जायज़ था, लेकिन हम अकेले हैं जो टैक्स लगाते हैं, जो दुनिया नहीं लगाती है, इमर्जिंग मार्केट में तो कोई नहीं लगाता है। और एक और चीज जो खटकती रहती है एफबीआई को, वो ये थी कि आप देखिए हर एक बजट में कुछ ना कुछ टैक्सेस को टिंकरिंग हुई है शेयर बाजार को लेके, और ये 2016 से है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक दो बजट में ही हुआ होगा, 2016 से एक भी बजट ऐसा नहीं था जहाँ पे कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट को लेके आपने कोई टैक्स चेंजेस किए हों। जैसे बीच में डिविडेंड टैक्स ले आए, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ले आए, तो ये सब थोड़ा बायबैक के ऊपर टैक्स डाल दिया, तो ये सब थोड़ा है ना, जब तक ग्रोथ है तब तक सब माफ हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये सब जरा लोग क्वेश्चन करने लगते हैं हमें। इसको सर, अब एक और इंटरनेशनल बातें कर लेते हैं, फिर हम सेक्टर स्पेसिफिक भी बात करेंगे। सर क्या लग रहा है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पे तनाव बरकरार है, ट्रम्प के मूड को समझना काफी मुश्किल हो रहा है, लग रहा है कि ये डील हो पाएगी, और किस तरह की डील होगी? क्या ये फ्रेंजी ज्यादा होगी या एक ठोस डील की भी उम्मीद करनी चाहिए क्या यूएस और ईरान के बीच? जिस तरह से ट्रम्प जी होल्ड आउट कर रहे हैं इस डील के बारे में जी, डील पहले भी साइन हो सकती थी। इनफैक्ट ये वीकेंड पे भी उन्होंने शायद कोई चेंजेस किए हैं, लैंग्वेजेस में ही चेंजेस किए हैं, ज़्यादा जोरों के चेंजेस नहीं हुए। तो बेसिकली वो होल्ड आउट इसलिए कर रहे हैं कि उनको एक बहुत ही पक्की डील चाहिए इस बार, और एक वाटर टाइट डील चाहिए। तो शायद जब भी डील ये बाहर निकल के आएगी, शायद लंबे अरसे के लिए ही रहेगी और काफ़ी अच्छे वक्त तक रहेगी और काफ़ी अच्छी साबित होगी, लगता है ऐसा। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरा, आप ये सोचिए कि जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चालू हुई थी, झड़प चालू हुआ था, तब क्रूड 120-25 डॉलर हो गया था, और यहाँ पे आपने पूरा एक स्ट्रेट को रोक दिया, हॉर्मुज को, जहाँ से 14 मिलियन बैरल रोज के ट्रांसपोर्ट होते थे। फिर भी भाव 120 शायद एक ही दिन गया, फिर वापस आके 110-15 के बीच में रहा। और अभी तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी, जैसे डील का अनाउंसमेंट आती है तो भाव काफ़ी कोलैप्स हो जाते हैं यहाँ पे क्रूड के। वो इसलिए हुआ क्योंकि इम्पैक्ट तो 14 मिलियन बैरल था, जो कि ऑलमोस्ट 14-15% सप्लाई है ग्लोबल का। लेकिन आप सोचिए 14 मिलियन में 10 मिलियन एक तरह से कंपेंसेट हो गए, क्योंकि 5 मिलियन यूएस एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करने लगा। 4 मिलियन पहले करता था बैरल, नेट एक्सपोर्टर यूएस का नेट एक्सपोर्ट 4 मिलियन बैरल था लड़ाई के झड़प के पहले, और उसके बाद उन्होंने 9 कर दिया, तो 5 वहां से आ गए। और चाइना जो 15 मिलियन इंपोर्ट करता था रोज के, वो भी 10 कर दिए उन्होंने। तो आप सोचिए 5 वहां से बच गए, तो 10 मिलियन का इम्पैक्ट इसीलिए आ गया। इसलिए 4 मिलियन इतना मुझे लगता नहीं कि इतना इशू है। और इसीलिए हम हमेशा बोलते आए, यही बोलते आए कि जिस दिन ये सॉल्व होता है तो हमें लग रहा है कि ये कच्चे तेल के भाव भी काफी जोरों के नीचे आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकता है। मतलब ये 4 मिलियन बैरल का तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसलिए आपने देखा कि 90 के आसपास आके थम जाते हैं वो, और जैसे ही डील होगी मुझे लगता है ये 80-85 के पास आके थमे। 80-85 का जो होता है तेल, कच्चा तेल का भाव, तो हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर जो समझिए हम $20 एक्स्ट्रा दे रहे हैं दिन के, तो रफली $36 बिलियन का हमारा आउटफ्लो होता है साल का। अभी आप लीजिए वो 3 लाख करोड़ के आसपास होता है, 3,30,000 करोड़ के आसपास होता है। वो तो आरबीआई वाले ही दे रहे हैं, आरबीआई का जो अभी सरप्लसेस आएंगे गवर्नमेंट को, उसमें ही 3 लाख करोड़ आ जाएंगे उनके पास। तो इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे पास काफ़ी असला है ये फाइट करने के लिए, इसलिए इतनी चिंता की बात भी नहीं है। और जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट ने मैनेज किया है, वो देखिए आप कि उसके चलते इन्फ्लेशन इतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए था। क्रूड इतना बढ़ गया, $40 एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम, फिर भी हमारे को इन्फ्लेशन में इतना इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये सब अच्छी बातें हैं। इसलिए आई एम श्योर सब यही ताक के बैठे कि कब रेट नीचे आते हैं और हम वापस एक इवन स्केल पे आ जाए। ओके, देखते उम्मीद, इसी उम्मीद में हम लोग बैठे भी है। सर, बाजार की रिकवरी को लेकर काफी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं। उस तरह की रिकवरी अगर आप देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर 2024 के बाद से नहीं आई है। क्या 1-2 और क्वार्टर लगेंगे रिकवरी के? पिछली बार भी मुझे याद है आप बात कर रहे थे तो उसमें कह रहे थे कि जल्दी रिकवरी दिख सकती है, तो रिकवरी कब तक आने की उम्मीद करें?
देखिए विश्व मोहन जी, एक्चुअली बाजार इतना गिरा नहीं जितना गिरना चाहिए था, गिवन दैट हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस इतना ज्यादा है। तो इस हिसाब से आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में तो काफी जोरों की रिकवरी आई है। मिड कैप तो ऑल टाइम हाई पे घूम रहा है अभी इंडेक्स, तो इसलिए वहां पे तो आई गई है। और मैं बता रहा हूँ ये सब रीजन है कि आपकी ग्रोथ रेट जो इन दो सेगमेंट में ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू लार्ज कैप, इसके चलते ही ये सपोर्ट हुए हैं एंड नथिंग एल्स। और अगर जो आप रिकवरी की बात करें तो वो दिन गए। मैं तो हमेशा इन्वेस्टर को यही बोलता हूँ कि वो आप 30-40% रिटर्न वाले दिन आप भूल जाइए। अभी आगे चल के, कि अभी दुनिया काफी एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ गई है, काफी हद तक एक कंपटीशन सा बन रहा है, तो इसलिए आपको 14, 15, 16 के आसपास ऐसे रिटर्न दिखे जो कि मिड टीन्स काइंड ऑफ रिटर्न हो, वही एक बड़ा स्टैंडर्ड रिटर्न होना चाहिए और वही एक रिटर्न आपको उम्मीद करनी चाहिए हमारे बाजार से। तो इसलिए बड़ा पॉपअप वगैरह शायद एक आध दिन मिल जाए, लेकिन बियॉन्ड दैट आपको इतना ही रिटर्न के हिसाब से चलना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज रिटर्न। 14 to 15% आपको लग रहा है रिजनेबल रिटर्न है, उसी उम्मीद के साथ बाजार में रहने चाहिए। सर आपको क्या लग रहा है, मिड कैप ऑलरेडी रिकॉर्ड के पास है, कि यहाँ से कौन सी थीम ज्यादा आपको पसंद आ रही है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, कहाँ ज्यादा कन्विक्शन आपको दिख रहा है? तो आप जैसे मैंने बोला अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो सितंबर से, जो सितंबर 2025 से जब ग्रोथ चालू हुई, NSE 500 की अगर जो बात करें तो NSE 500 सितंबर 2025 में ग्रोथ था शायद 15%, पर लार्ज कैप का ग्रोथ उसमें था 10 या 11% के आसपास था। मिड कैप का ग्रोथ था कोई 21-22%, सॉरी 27%, और स्मॉल कैप का ग्रोथ था 37% अर्निंग्स ग्रोथ। दिसंबर में भी सेम ट्रेंड वाज फॉलोड, ग्रोथ बढ़ गई 18% ओवरऑल NSE 500 अर्निंग्स की, और उसमें जो लार्ज कैप थे वो 12-13% ग्रो हुए, मिड कैप कोई 22-23% ग्रोथ हुए, और स्मॉल कैप 29-30 के आसपास ग्रोथ था। ये क्वार्टर भी जो मार्च का अभी तक जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं, ऑलमोस्ट 95% जो कंपनियां वो रिपोर्ट, 95% मार्केट कैप हैव रिपोर्टेड द नंबर्स। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने नंबर देखे उसमें तो मिड कैप तो बड़े जोरों के नंबर आए हैं, कोई 24-25% ग्रोथ आई है अभी भी मिड कैप की अर्निंग्स में। स्मॉल कैप्स 18-19 के आसपास है, और लार्ज कैप अगेन 10-11 के आसपास है। तो आप सोचिए कि पी के हिसाब से शायद आपको लार्ज कैप सस्ते दिखते होंगे और मिड कैप सबसे महंगे दिखते होंगे, और स्मॉल कैप शायद उससे कम महंगे दिखते होंगे लेकिन लार्ज कैप से महंगे हैं। लेकिन अगर जो आप ग्रोथ रेट बिल्ड इन करें तो आप सोचिए कि जो PEG बनता है, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ, जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो दिखाता है कि अर्निंग्स के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से अर्निंग्स जायज़ है कि नहीं है, पी जायज़ है कि नहीं, तो वो उसके हिसाब से देखेंगे तो सबसे सस्ता आपको स्मॉल कैप दिखेगा, और शायद थोड़ा उससे महंगा आपको लार्ज कैप, मिड कैप दिखेगा, और सबसे महंगा आपको लार्ज कैप दिखेगा। इसलिए हमें लग रहा है कि मिड और स्मॉल ही है जहाँ पे आपको रैली अच्छी दिखनी चाहिए। और फॉर्चुनेटली विश्व मोहन जी की ये झड़प के बाद भी, ये लड़ाई के बाद भी, इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत जो पिकअप हुआ है उसके बाद भी, बावजूद हमारा जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड, वो कायम रहा है, वो उल्टा स्ट्रांग ही हुआ है। मार्च में तो एक पूरा महीना चला गया था झड़प के चलते, लेकिन जून क्वार्टर जहाँ पे आपको शायद 2 महीने आपके निकल ही गए ऑलमोस्ट, अप्रैल में तो निकल ही गया, जून में ऑलरेडी बातें हो रही हैं प्रॉब्लम सॉल्व होने की, लेकिन नहीं भी हुई। तो आप सोचिए कि 2-2.5 महीने आपके झड़प में निकल जाते हैं, उसके बावजूद जो डिमांड पिकअप आया है वो काफ़ी अच्छा दिखा है हमें। PVs में काफ़ी अच्छा डिमांड है, 2 व्हीलर्स में अच्छा डिमांड है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो अच्छा डिमांड। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये सब देख के ऐसे लग रहा है कि ये क्वार्टर जो हमें सबसे खराब लगने वाला था वो शायद इतना खराब ना हो। आपको शायद आप फिर से लो डबल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट फिर से दिख जाए यहाँ पे, क्योंकि जो मार्जिन कंप्रेशन आएगा वो तो आप संभाल नहीं सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल सारे बढ़ गए हैं और ये क्वार्टर में ही इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको मिड एंड स्मॉल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखेगा, और लार्ज कैप में शायद कंप्रेशन दिखेगा। ओके, तो लार्ज कैप के मुकाबले आपको लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है, ग्रोथ ज्यादा दिख रही है, और आप पहले से भी इंडिया की कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी पे काफी भरोसा आपको था भी, और उस तरह की रिजिलियंस हमने देखा भी है इस तनाव के भी दौर में, इस वॉर के भी रीजन में भी। अब एक सवाल मेरा होगा, अगर आपको ये स्मॉल कैप मिड कैप में ग्रोथ ज्यादा दिख रही है, तो अगर इसमें से कोई थीम चुननी हो, कोई सेक्टर चुनना हो, तो वो कौन से सेक्टर और थीम होंगी जहां आपको लग रहा है कि कन्विक्शन ज्यादा हो आपका?
एक्चुअली जो मिड एंड स्मॉल कैप जो पूरा यूनिवर्स है वहाँ पे काफ़ी वाइब्रेंसी मिलती है। आपको लार्ज कैप में इतनी वाइब्रेंसी नहीं मिलती है, इतने वैरायटी नहीं मिलती है जितनी मिड एंड स्मॉल में मिलती है। इसलिए मिड एंड स्मॉल में हम तो जो कंजम्पशन, जो न्यू एज कंजम्पशन कंपनियां हैं वो काफ़ी हद तक देखेंगे। इनफैक्ट आपको जब भी मई का हमारा पोर्टफोलियो दिखेगा, आपको दिखेगा काफ़ी नाम ऐड हुए हैं वहाँ पे, जहाँ पे हमें लग रहा है कि न्यू एज B2C कंजम्पशन कंपनीज वो काफ़ी हमने ऐड किए हैं यहाँ पे। दूसरा जो हमने ऐड किया है वो है NBFC स्पेस में हमने थोड़ा बहुत ऐड किया है, इंफ्रा स्पेस में हमने ऐड किया है। बाय द NBFC में जहाँ पे भी कंज्यूमर फेसिंग है उसमें हमने ज़्यादा ऐड किया है, इंफ्रा फेस स्पेस में हमने ऐड किया है। तो ये सब जो है थीम्स प्योरली डोमेस्टिक ड्रिवन स्टोरीज हैं। थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टोरी भी हमने ऐड की है, जहाँ पे टैरिफ एक बार ये स्टैंडर्डाइज हो जाए यूएस में सब कुछ, और यूके आई मीन यूरोप का FTA वगैरह जब साइन हो जाए, एक बार डील हो जाए, तो हमें लग रहा है कि वो एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टोरीज आल्सो विल स्टार्ट लुकिंग गुड। तो शायद वहां पे भी आपको एडिशन दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड। सो ओके, तो चलिए, तो कुछ थीमेटिक चीजें भी बता दी सर। अब कुछ स्पेसिफिक बात करते हैं, प्राइवेट या आपको PSU बैंक कौन ज्यादा आपको पसंद आ रहा है अभी? जी, आज की तारीख में एक्चुअली हमें ऐसे लग रहा है कि क्योंकि सारे PSUs थोड़े बहुत आपको मिड कैप में दिख जाएंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक शायद ही आपको मिड कैप में दिखेंगे या स्मॉल कैप में दिखेंगे। इसलिए हमें लग रहा है कि लार्ज कैप की स्टोरी जैसे मैंने बोला ओवर हो रही है। वैसे भी हमें PSU इतने पसंद नहीं थे, क्योंकि PSU एक्चुअली कंज्यूमर फेसिंग इतने होते नहीं है, कंज्यूमर सेवी इतने होते नहीं है। एक ही PSU बैंक है हमारे पास, वो है SBI, जो हमें पहले से पसंद है और हमने पकड़े रखा है। प्राइवेट सेक्टर में भी हमने अभी जब पोर्टफोलियो देखोगे आप, लगे दिखेगा आपको कि हमने थोड़ा वेट कम किया है, क्योंकि हमें एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है उन बैंकों के साथ, बैंक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी मिड और स्मॉल में ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, इसलिए वहाँ पे हमने वेट चॉप ऑफ करके उधर डाला है। तो स्टोरी वहाँ पे एक स्टैंडर्ड स्टोरी रहेगी। जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि लार्ज कैप ने अपना जो वो था हुनर वो दिखा दिया, बाजार को संभाल लिया जब संभालना था। अभी आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप की इनिंग्स बाकी है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि वो ग्रोथ दिखा रहे हैं वहाँ पे। ओके सर, एक और सेक्टर की बात करते हैं, फार्मा को लेकर। आज काफी अच्छी खबर भी वॉकआउट में हमने आती हुई देखी थी। क्या लग रहा है कि फार्मा एज ए थीम यहाँ से अच्छा लग रहा है क्या आपको? जी देखिए, एक्चुअली फार्मा का क्या है, वो मतलब इवेंट रिलेटेड सेक्टर ज़्यादा हो गया है। हाँ। US में एक मॉलिक्यूल अप्रूव हो गया तो स्टॉक चल जाता है। अगर जो वहाँ पे कंपटीशन आ गया, आपके पास कोई मॉलिक्यूल था जहाँ पे कंपटीशन आ गया, तो वो स्टॉक नीचे आ जाता है। इसलिए हमें वो ज़्यादा पसंद नहीं है। वहाँ पे हमें जो US फेसिंग फार्मा कंपनी वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि वैसे भी उनकी साइज इतनी बड़ी हो गई है वहाँ पे कि टू कंपेंसेट फॉर दोज नंबर्स उनको नए नए मॉलिक्यूल हमेशा निकालने पड़ते हैं। डोमेस्टिक फार्मा बहरहाल हमें पसंद है ज़्यादा, और वहाँ पे भी हमें CDMO स्पेस ज़्यादा पसंद है। ओके सर, IT की भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग IT के बारे में हमेशा पूछते हैं कि कब वैल्यूएशन ऐसा आएगा जहां पे हम खरीदारी शुरू कर सकते हैं। अभी भी आपको लग रहा है AI फेयर अभी पूरी तरह से प्राइस इन नहीं है यहाँ पर, और चिंताएं जी बची हुई है? एक्चुअली मैं हमें तो ये लगता है कि ये जो रैली आप देख रहे हैं पिछले चंद दिनों में जो रैली आई है, वो हाँ एक हाँ। रिलीफ रैली ज़्यादा है देन एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड रैली, क्योंकि भाव भी इतने गिर चुके थे उनके। पीईज देखिए आप, 16-17 के आसपास पीईज है फॉरवर्ड अर्निंग, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसको देख के मुझे लगता है एक थोड़ा रिलीफ का रैली है, पर हमें लगता है ये वैल्यूएशन ट्रैप है, नथिंग एल्स। क्योंकि जैसे हम हमेशा बोलते आए हैं कि AI को लेके काफ़ी चीज़ें हैं जो बाद में आप सवाल उठाएंगे उनके बारे में, क्योंकि हमें लग रहा है जो हमारा मॉडल है, जो 35 साल से हम ये मॉडल फॉलो करते आए हैं हमारी IT इंडस्ट्री में, जो कि था कि कितने लोग आपने लगाए, कितने घंटे स्पेंड किए और कितना रेट पर आर आप लगाने वाले हैं, तो वो मॉडल में दो जो ले गए, एक तो घंटे और लोग कितने घंटे लगाए और कितने लोग आपने एम्प्लॉय किए, वो क्वेश्चन में आ जाएंगे। इसलिए एक बड़ा पेनफुल ट्रांजिशन बाकी है यहाँ पे, और वो जब भी होगा तब बाद में देखेंगे उसके बाद क्या करना है वो स्टॉक्स का। ओके, तो कह सकते हैं कि टैक्टिकल एक तरीके से बाइंग हो रही है, वैल्यू ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए अभी भी रुकना चाहिए। ये अभी स्थिति साफ होने। मेटल सर काफी चला था, अब इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए, रिस्की ज्यादा हो गया है ये सेक्टर? जी देखिए, मेटल जिस हिसाब से वैल्यूएशन बढ़ गए हैं, हमें भी यही लगता है कि कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है यहाँ पे। और दूसरा आप सोचिए कि चाइना जो प्रॉब्ली 50-60% कंट्रोल करता है कैपेसिटी मोस्ट ऑफ द मेटल्स में,
वो जिस दिन बोलेंगे कि मेरे को अपना एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी चलाना है क्योंकि उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी तो काम नहीं कर रही, तो वो काफ़ी हद तक एक डैमेज कर सकते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस को। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप दूर रहें इस सेगमेंट से। ओके सर, क्विक कॉमर्स कंपनियों पर आपकी राय मैंने कई बार सुनी भी है, अब क्या राय बन रही है सर? जी बिल्कुल बुलिश है। जैसे मैंने बोला न्यू एज कंपनी तो क्विक कॉमर्स वाले हैं ही उसमें, हाँ। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो तो अभी एक फेज आया है। और बाय द वे हिंदुस्तान शायद एक इकलौती ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे ये सेगमेंट आज की तारीख में इतना बढ़िया कर रहा है, तो हमारा तो एक यूएसपी हो गया, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हो गया इंडिया के लिए। और आप सोचिए जो ये ट्रिनिटी हमने जो बनाई थी, जनधन, आधार और मोबाइल की जैम, जहाँ हाँ। पे सबसे सस्ता डेटा हमारा है। आधार 97% पॉपुलेशन, 99% पॉपुलेशन इनफैक्ट कवर करता है, और जनधन सबको एक्सेस देता है फाइनेंशियल्स का। इसको लेके जो हमने इकोनॉमी ये जो बनाई है जैम इकोनॉमी, वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही आगे चल के बहुत ही एड करेगी हमें। ग्रोथ रेट यहीं से आएगी आपको। और जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा, अभी बीटा तो आना चालू होगा अभी हमारे मार्केट में। ये दोनों जो ये जो जो जनरेशन है मोटा, वो ये न्यू एज कंपनी में ही बिलीव करते हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि वो इकोनॉमी बहुत बढ़िया करेगी आगे चल के। ओके सर, कुछ रैपिड फायर एक दो सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे। एक सेक्टर सर बताइए जहां पे हाई कन्विक्शन आपका हो, और एक सेक्टर जिसे अवॉइड करें। न्यू एज कंपनीज हाई कन्विक्शन एंड अवॉइड आईटी। ओके, बाजार के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर अभी क्या लग रहा है सर? बाजार में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, अगर जो ये लड़ाई वापस, मतलब ये सब हम जो बोल रहे हैं कि हो गया, हो रहा है, होने वाला है, वो ना हो और लड़ाई फिर से शुरू हो जाए, वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। क्योंकि उसके बाद तो कच्चा तेल का भाव कहीं पे भी जा सकता है, और इन्फ्लेशन कहीं पे भी हो जा सकता है, और ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम हो। इन्वेस्टर के लिए सर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज अभी क्या दिख रही है? जी जैसे मैंने बोला, न्यू एज कंपनी तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और विद इन दैट, नॉट विद इन दैट, ओवरऑल अगर जो आप देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप। ओके, यूएस का मार्केट, चाइना का मार्केट या इंडिया का मार्केट, तीनों में से एक चुनाव तो कहाँ आपको लग रहा है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं? जी देखिए, हर एक मार्केट अलग है। यूएस का एआई ड्रिवन है। जिस दिन भी ये एंथ्रोपिक एंड स्पेस एक्स और ओपन एआई के इशू खत्म हो जाएंगे, वो स्टोरियां भी फिर आस्ते आस्ते वेन होनी चालू हो जाएंगी, मतलब गिरने लग जाएंगी स्टोरियां। तो इसलिए यूएस इज अवॉइडेबल। वहाँ पे 10 कंपनी हैं जो चलाती हैं पूरे बाजार को, तो वो अवॉइड कीजिए। चाइना अनफॉर्चुनेटली वो खुद के प्रॉब्लम इतने हो गए हैं, उनके डोमेस्टिक इकोनॉमी इतना बढ़िया नहीं कर रही है, रियल एस्टेट अभी तक पिकअप नहीं की है, तो इसलिए अवॉइड कीजिए। इंडिया, अगर जो रुपया हमारा स्ट्रांग रहा तो इंडिया जैसा मार्केट नहीं होगा आपके लिए। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातें सही और जल्द ही रिकवरी पाथ पे हम लौटे और एफआईआई की वापसी हो रही, रुपए में भी रिकवरी लौटे, क्रूड भी स्थिर हो और चीजें ठीक हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे धन्यवाद। दोस्तों को गाइड करने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार सर। तो अब दिनशो ईरानी साहब को सुन रहे थे, हेलियस कैपिटल इंडिया के सीईओ थे, जो बाजार पर अहम रणनीति आपको और आगे आपको क्या करना है, किस तरह के संकेत दिख रहे हैं आपको बता रहे थे। इसी नोट पर इस इंटरव्यू को यही खत्म करेंगे। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ।